खिड़की से बापू ने उसके कान मेरा पकड़ लिया था, गाड़ी में बजाई सीटी सिग्नल हुआ था। मन में कभी भी ख्यालात तो ये जरूर आते थे कि कुछ ना कुछ करना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि भीड़ हमारे पीछे रहे, ऐसा कुछ करना। नमस्कार, हमारा मंच के सभी दर्शकों का सादर अभिवादन। मैं आपका होस्ट एवं दोस्त संजय बंसल। दोस्तों, हमारा मंच की खास पेशकश इस इंटरव्यू सीरीज में हम देश दुनिया की उन तमाम शख्सियतों से बात करेंगे जिन्होंने अपनी काबिलियत एवं मेहनत के दम पर समय के पटल पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। उनसे हम उनके जीवन के संघर्ष, समर्पण और सफलता के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं हिंदू महासभा हॉस्पिटल से डॉक्टर रजनीकांत मिश्र जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्वागत जी। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं इंटरव्यू को आगे बढ़ाऊं, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हमारा मंच के दर्शकों को औपचारिकतावश एक आपका परिचय देता हूं। आदरणीय डॉक्टर रजनीकांत मिश्र जी हिंदू महासभा हॉस्पिटल घाटकोपर मुंबई में पिछले 20 सालों से डॉक्टर के रूप में सेवारत हैं। सुप्रसिद्ध गीतकार हैं, सफल हास्य कवि हैं, अभिनेता हैं। उनकी पिछले साल हिंदी फिल्म मनी बैग गारंटी और उससे पहले मराठी फिल्म राजा भी आई थी। अभी एक वेब सीरीज भी आने वाली है, द परफेक्ट स्क्रिप्ट। आप मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश जहां से दिल्ली की सत्ता की चाबियां निकलती हैं, वहां से माया नगरी मुंबई कैसे आना हुआ? दरअसल संजय जी, जब मैं मात्र 6 महीने का था, मेरे दाहिने पैर में पोलियो हो गया था जी। और 5 वर्ष का होते होते मैं चल भी नहीं पाता था। ओह। और वो जो 4.5 साल का समय था, उसमें पिताजी ने मुझे देखा और मेरे भविष्य को लेकर वो आशंकित हुए और उसी भूमि में मुझे लेकर वो मुंबई आए जी। और फिर 2-2, 3-3 बार पैर के ऑपरेशन, प्लास्टर, मेरा वो कैलिपर, और मुंबई की ट्रेन में मुझे लेकर उस भीड़ भरे डिब्बे में उनका सफर करना, सड़क पर मुझे लेकर पैदल चलना, यहाँ तक कि 8वीं क्लास तक, मतलब आप समझे कि 13 साल तक के बच्चे को लेकर उनका जो संघर्ष चला जी। उन सारी चीजों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं कुछ अपने जीवन में अवश्य करूं। और मुझे लेकर उनकी जो पीड़ा थी, उनका जो संघर्ष था जी, वही मुझे भीतर से उद्वेलित करता रहा। और निश्चित रूप से आज जो कुछ भी मैं हूँ, उसमें सर्वाधिक योगदान। मन में कभी भी ख्यालात तो ये जरूर आते थे कि कुछ ना कुछ करना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि भीड़ हमारे पीछे रहे, ऐसा कुछ करना। जी जी डॉक्टर साहब, हमने देखा है आपके पीछे भीड़ को चलते हुए। जब आप मंचों से पढ़ते हैं तो सचमुच ये आपकी भी बहुत बड़ी मेहनत रही है इसके पीछे, कि वहाँ से उस जिंदगी से, उस संघर्ष के दौर से बाहर निकलना और आज एक अपने नाम सफलता के तमाम आयाम, सफलता के उस आसमान को छूना, सचमुच मुझे लगता है हम सभी नवयुवकों के लिए, सभी सुनने वालों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। तो यहाँ से चलिए समझ में आता है, चिकित्सा के क्षेत्र में गए आप, यहाँ तक समझ में आता है, पर कविताओं की तरफ कैसे मुड़े डॉक्टर साहब?
कविता की तरफ मुड़ना भी एक संयोग मात्र ही आप समझें। ऐसा हुआ कि कॉलेज का जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम था जी तो उसकी नोटिस बोर्ड पर लगी और उस पर एक लाइन लिखी हुई थी कि अपनी भावनाओं को शब्दों में सजाकर पेश करने का सुनहरा अवसर, जी फला फला तारीख फला फला समय। जी बस उस एक लाइन ने जो है काव्य का बीज मुझमें अंकुरित किया, ऐसा मैं मानूं। और फिर जब कांदीवली से चेन्नई रोड की जो हमारी यात्रा थी, जी बस ट्रेन में बैठे बैठे पहली कविता जो थी वो सूझी और फिर सफर चल पड़ा। जी सचमुच काबिले तारीफ है, पर इतना आसान नहीं रहा होगा। चलिए, कविता आपने लिख ली, पर वहां तक मंचों की यात्रा, तो पहला मंच और पहला मंच मिला तो उसके बाद के संघर्ष क्या रहे फिर? जहाँ आपने बात को शुरू किया वहीं से कहना चाहूँ कि कविता के जो सही मायने में क्या अर्थ होते हैं, जी मंच होता है, उसके लिए भी पिताजी मुझे वहाँ हमारे कॉलेज के पास ही चौपाटी और साहित्य कला मंच CSC का जो मंच है, वहाँ दशहरे के बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुआ करते हैं आज भी। और पूरी रात भर तब वो कवि सम्मेलन चला करते थे। अब तो समय मर्यादा है 10 बजे तक की। जी मैंने देखे हैं तो वहाँ वो। जी तो वहाँ जो है पिताजी जब पहली बार ले गए और हर वर्ष फिर वो ले जाया करते थे, और वहाँ जब हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े कवि आया करते थे, जी उन सभी को देखकर सुनकर ये जाना कि किस तरह मंच पर कविताएं पढ़ी जाती हैं, किस तरह का प्रेजेंटेशन होता है और किस तरह हजारों हजारों की भीड़ वाह वाह करती है, वंस मोर करती है। तो उस एक चुंबकीय जो आकर्षण था उसने और प्रेरित किया। और आपके माध्यम से अगर कहूँ तो उस वक्त के हालात में और डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने मुझे सर्वाधिक आकर्षित किया था। जी और उनके श्रृंगारी गीतों को और मुक्तकों को सुनकर मुझे श्रृंगार की कविताएं जो है वो रचने में बहुत आनंद आया। और शायद वो मेरे द्रोणाचार्य रहे कि मैं श्रृंगार का कवि उस दौर में बना। जी तो श्रृंगार विष्णु सक्सेना जी, आदरणीय विष्णु सक्सेना जी, वहां से श्रृंगार और वहां से पर हास्य क्यों रहना भी एक संयोग था। जी जब 2005 में 20 माइल पर हास्य कवि मुकाबला का कार्यक्रम आया था, जी तो वहां पर धीरज कपूर साहब हुआ करते थे। जी और अपने कवि मित्रों की सूचना जो मुझे मिली उसके अनुसार मैं भी वहां ऑडिशन के लिए गया। जी तो उन्होंने कहा कि सुनाइए कुछ। तो मैं अपनी रॉ में था और मैंने श्रृंगार का एक मुक्तक उनको सुना दिया। और जी वो बोले कि कार्यक्रम का क्या नाम है आपको पता है ना? मैंने कहा हाँ, हास्य कवि मुकाबला। तो बोले हास्य आपका कवि मुकाबला में आपने श्रृंगार का मुक्तक सुनाया। जी तो बोले कि ये तो अच्छा हास्य हो गया कि आप हेडिंग आपको पता है और श्रृंगार का मुक्तक सुना रहे हो, तो ये सबसे बड़ा हास्य हो गया। तो जी मैंने कहा सर ठीक है, नमस्कार, मैं जाता हूँ। अरे बोले जाओगे कहाँ, बैठो चुपचाप। मैंने कहा सर मैं आपके कार्यक्रम के अनुरूप कैसे कविता कर पाऊंगा, मुझे तो हास्य का क भी नहीं आता। जी तो उन्होंने कहा नहीं, एक तरकीब करते हैं, आपकी आवाज और आपका जो लहजा है वो मुझे बहुत पसंद आया। आप ऐसा करें कि इसी मुक्तक को आप हास्य में परिवर्तित कर दें जी और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो उनका वो एक आदेशात्मक स्वर था, एक स्नेह था जी। उस आदेश में। जी तो फिर सरस्वती माता की कृपा हुई और मैंने थोड़ी देर में उनको वो मुक्तक परिवर्तित किया, हास्य में वो सुनाया और फिर सिलसिला ही चल पड़ा। और वो डॉक्टर साहब बीच में मैं रोकना चाहूंगा। हाँ, आप कह रहे हैं कि आपने श्रृंगार का मुक्तक सुनाया और उसको हास्य में परिवर्तित करके भी सुनाया। जी जी डॉक्टर साहब मैं सुनना चाहूंगा दोनों मुक्तक, हमारा मंच के दर्शक भी जानना चाहेंगे
कि ये सचमुच अद्वितीय है कि उसी समय एक मुक्तक जो श्रृंगार का हो उसको हास्य में परिवर्तित कर देना, और वो भी टीवी के प्रोग्राम के लिए। तो जी मैं डॉक्टर साहब आपसे अनुरोध की वो दोनों मुक्तक, पहले श्रृंगार फिर हास्य। जी जी मुझे भी वो बहुत प्रिय है, सुनाता हूँ आपको। जी जी ये दिया जो गुलाब मैंने एक और वो पड़ा था, दिया जो गुलाब मैंने एक और वो पड़ा था, अब न होगा मिलना सोचते मैं खड़ा था, खिड़की से खींचू हथेली मेरी, नाम उसने अपना लिख दिया था, गाड़ी ने बजाई सीटी, सिग्नल हुआ हरा था, गाड़ी ने बजाई सीटी, सिग्नल हुआ हरा था। अब इसको मैंने हास्य में बदला जी कि दिया जो गुलाब मैंने कांटा मुझको ही गड़ा था, दिया जो गुलाब मैंने कांटा मुझको ही गड़ा था, ये ट्रेन तो न जाती सोचते मैं खड़ा था, खिड़की से बापू ने उसके कान मेरा पकड़ लिया था, गाड़ी में बजाई सीटी, सिग्नल हुआ हरा था। जी प्यार के सिग्नल को लाल करते हुए हरा हो गया। बहुत जी जी बहुत बड़ा उम्दा मुक्तक दादा। और बाद में तो वो पूरा कई सेगमेंट थे उसमें, फिर कई तरह की अलग अलग कलेवर और फ्लेवर की रचनाएं थी, और बाद में मैंने सेमीफाइनल जीता जी, तो बहुत आनंद आया। और वहां से सर जब रेडियो सिटी FM 91.1 पर एक कार्यक्रम आया करता था हंसगुल्ले जी, फिर वहां से हास्य की और झुकाव हुआ और काम मिला, सभी से प्रेम स्नेह सराहना मिली, और बस मंचों की ओर काम बढ़ता गया। तो डॉक्टर साहब ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, वहां से जब हंसी के हंसगुल्ले करके आप निकले तो दुनिया से भी हंसगुल्ले ही मिले, कोई न कोई ऐसे प्रसंग भी रहे होंगे, ऐसे हालात रहे होंगे, आप कुछ और सोच कर गए हो और कवि सम्मेलन में कुछ और ही निकला हो, अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभव रहे होंगे, कोई ऐसा अनुभव आप हमसे साझा करना चाहें? देखिए शुरुआती दौर तो हर किसी के जीवन में वही होता है कि पहले जो है मंच मिलना बहुत कठिन होता है जी, लेकिन इस मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि जो पहला मंच था मेरा जी, उस गणेशोत्सव के कवि सम्मेलन में हमारे कल्याण के जी, वहां पर उस मंच पर आदरणीय शैल चतुर्वेदी जी थे जी, आलोक भट्टाचार्य जी थे जी, और कैलाश सिंगर जी थे, बहुत सारे बड़े बड़े उस वक्त के जो कवि सम्मेलन की तोप होते थे उस समय के, हाँ जी, उनके समक्ष मैंने अपने जीवन का कवि सम्मेलनी जो हमारा मंच था उसमें पहली बार मैंने रचना इन लोगों के समक्ष पढ़ी थी जी। तो सभी ने अपना आशीष दिया था और निश्चित रूप से उस स्नेह का जो उस स्नेह की जो ऊष्मा है वो आज तक महसूस होती है, क्योंकि सचमुच में वो लोग बड़े थे। जी जी। और जहां तक आपने कहा कि सोचा कुछ और हो गया कुछ और, एक बार ऐसा ही एक प्रसंग राजस्थान के कवि सम्मेलन में आया था जी, जो कहते हैं कि वाक्यों और शब्दों में बहुत बारीक सी रेखा जो हुआ करती है समझने के हिसाब से जी, तो वो हमेशा
क्लेरिफाई कर लेना चाहिए। उस घटना के बाद से मैंने जीवन में वो एक सबक लिया। जी, क्या क्योंकि घटना थी? जो संयोजक थे और जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने हमारे जो यहाँ के संचालक थे जी, उनको कहा कि कॉलेज में कवि सम्मेलन है। जी, अब कॉलेज में कवि सम्मेलन बस एक लाइन थी और जी, उन्होंने ये सोचा कि उस कॉलेज के सभागार में होगा कवि सम्मेलन, जी, घंटे 2 घंटे का होगा कवि सम्मेलन। जी। तो उन्होंने कॉलेज के बच्चे ऑडियंस के रूप में रहेंगे। कॉलेज के बच्चे जी, ऑडियंस होंगे, तो उन्होंने तो 3-4 कवि जो है वो तो मंचीय वाले ले लिए जी, और 2 कवि ऐसे थे जो प्रायः मतलब वो भी अच्छे कवि हैं, जी, लेकिन वो गोष्ठियों में बहुत बढ़िया जी, जी, कविताएं पढ़ते हैं। इतने जी। बड़े मंचों का उनको थोड़ी सी उनको हिचक होती है। अनुभव की कमी कह सकते हैं। जी, तो अब वहाँ जब हम पहुंचे दोपहर में, तो जी। खाना खाने के बाद वो लेवा गए, बोले ये हमारा कार्यक्रम स्थल है। जी, तो हम सब अचरज में कि स्थल मतलब कॉलेज में है तो किसी कॉलेज के हॉल में होगा। बोले नहीं नहीं, ये जो इतना बड़ा मैदान दिख रहा है, रात में सब यहीं दर्शक आएंगे जी, जी। यही सारे ओके। श्रोता यहीं आपको मिलेंगे। और ये देखिए जो बड़े बड़े बैनर लगे हैं, इसमें आपके चेहरे दिखाई देंगे। इतनी दूर मंच से आप सबके चेहरे नहीं दिखते। जी, कॉलेज के मैदान में प्रोग्राम था। कॉलेज के मैदान में प्रोग्राम था और उन्होंने कहा कि कॉलेज में प्रोग्राम है। तो वो बोले जी। कि हाँ, मैंने तो ठीक ही कहा था, कॉलेज में ही है ये प्रोग्राम। जी, जी, जी। अब रात में जब हम लोग मंच पर पहुंचे तो सामने वो हजारों हजारों की भीड़। मुझे आज तक मैंने जितनी कविताएं कवि सम्मेलन में पढ़ी, उतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 70-80 हजार लोग वहां रहे होंगे। जी, और सारे कवि जो है, हम लोग एक बार थोड़ा सा सहम से गए कि सबसे पहले कौन जाएगा। ओपनिंग कौन करेगा? वीरेंद्र सहवाग कौन होगा आज का? जी, और मेरे हिस्से आप वो पॉजिटिव समझें या निगेटिव, सबसे नवोदित भी मैं था, सबसे उम्र में भी छोटा था और सबका स्नेह पात्र भी था। तो कवि सम्मेलनों की परंपरा के हिसाब से भी सबसे पहले मुझे ही जाना था माइक पर। जी, और बस करते हुए माइक तक गया और पहली लाइन, पहली टिप्पणी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस तरह से शहरों में भी सुना नहीं जाता, जिस तरह से बहुत सारे विद्वान लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में कविताओं को उस तरह से सराहना नहीं मिलती, उस तरह से सराहना उस पूरे मैदान में खचाखच हजारों श्रोताओं के बीच, यहाँ तक कि जो घूंघट में महिलाएं थीं उनकी तरफ से भी उसी तरह से तालियां। और बस जीवन में इतने सारे बरस बीत गए, लेकिन वो कार्यक्रम कभी नहीं भूलता है। बहुत शानदार कवि सम्मेलन वो हुआ। सुबह हम सभी 6 ही लोग थे, लेकिन सुबह के 4-5 बजे तक वो कवि सम्मेलन चला, जो कि 10 बजे शुरू हुआ था। जी, जी, लेकिन बहुत एक यादगार अनुभव है जो कभी नहीं भूलता। जी, जी। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा भी रहा होगा कि आप किसी मंच पर पढ़कर आए, किसी कॉलेज में पढ़कर आए और आपका कोई श्रृंगार का मुक्तक आपके किसी महिला फैन ने, महिला प्रशंसक ने सुना और देर सवेर आपके पास उसके कॉल भी आए, तो फोन के साथ कभी दिल की भी घंटी बजी हो? कोई ऐसा किस्सा जहां घर पर पता चला हो कुछ कुछ? ऐसा भी तो रहा होगा डॉक्टर साहब। जी, ऐसे किस्से तो बहुत बार हुए और अब भी होते ही रहते हैं। जी, लेकिन समझदारी इसी बात में है कि शरणागत हो जाए तो जेल प्लस सुरक्षा अपने आप मिल जाती है। जी, जी। किसी भी कवि के लिए सर्वाधिक अगर कहें पॉजिटिव बात ये रहे कि अगर पत्नी उसकी साहित्यिक अभिरुचि की हो जी, और दुनियादारी की सारी बातें समझती हो, जी, तो घर के कलह से हम बच सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो मेरे लिए ये सर्वाधिक संतोष का विषय है, मैं कहूँ जी, कि वो मेरी पहली श्रोता भी वही हुआ करती हैं, जो कुछ भी कच्चा पक्का लिखता हूँ तो सुना दिया करता हूँ कि भाई ठीक है क्या। जी, तो चूंकि वो
कवियों को भी सुनती रहती हैं यूट्यूब पर, कार्यक्रमों में भी तमाम बार उन्होंने शिरकत करी है जी साहित्यिक आयोजनों में, तो उन्हें मेरा दायरा भी पता है। जी। तो उस हिसाब से मुझे कभी अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। चुहलबाजी और मजाक तो अपनी जगह ठीक है। जी जी बिल्कुल, ये तो चलिए ठीक है, पारिवारिक दुविधाएं अपनी जगह रही है, पर एक अच्छी खुशखबरी जो हम सभी साहित्य प्रेमियों के लिए, कविता प्रेमियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी के रूप में था, और आपके लिए व्यक्तिगत रूप से तो बड़ी उपलब्धि है ही, कि आपका कोरोना पर एक सुपरहिट गीत जो कि तमाम सोशल मीडिया माध्यम से हमारे पास पहुंचा, आदरणीय सुखविंदर सिंह जी ने उसको गाया। तो सुखविंदर सिंह जी तक पहुंचने की कहानी और उस गीत के बनने का सिलसिला कैसे हुआ सर? दरअसल सुखविंदर सिंह साहब हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए आए थे जी, और चाय पान के दौरान अचानक उन्होंने कहा कि अरे मैंने जय हो गाया, छैया छैया गाया, तमाम कर दे मैदान फतेह, ये वो, मैंने बहुत सारे गीत गाए, लेकिन कोरोना पर, डॉक्टरों पर मैंने कोई गीत नहीं गाया है, और आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे जी, तो आज मैं अपनी टीम को कहूंगा कि वो कोई अच्छा गीत लिखे और मैं उसे गाऊं जी। और वो टीम शब्द जो था उसमें मुझे भीतर से ऐसा लगा कि अरे इनकी टीम लिखेगी और ये गाएंगे तो मैं क्यों ना प्रयत्न करूं जी। तो उनके सहायक जो थे और हमारे प्रोड्यूसर मित्र थे प्रवीण काकड़ जी, उनसे मैंने कहा कि मैं गीत लिखूं। मैंने हाँ बिल्कुल लिखिए, और मैंने बस उनके हॉस्पिटल में रहने के दौरान तक ही वो मुखड़ा सोच लिया जी, और धीरे से इन दोनों जन को दे दिया। और शाम में जब वो घर पहुंचे तो इन दोनों जन ने उन्हें सुना। अरे बोले तो बहुत अच्छा मुखड़ा है गीत का, किसने लिखा? बोले अरे वही वो जो डॉक्टर साहब थे हॉस्पिटल में। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनसे कहिए वो पूरा गीत लिखें और मैं गाऊंगा निश्चित रूप से, और अच्छा गीत होगा ये जी। और फिर तो कोरोना की वैक्सीन लगवाने आए थे, आपने गीत की वैक्सीन दी। जी, जी। फिर मैंने 1 आध घंटे में ही पूरा करके उन्हें व्हाट्सएप किया, और उन्होंने हमारे ये हॉस्पिटल में आके उसे फिल्माया, और हमारे मेडिकल डायरेक्टर साहब डॉक्टर वैभव देवगिरकर साहब का भी बहुत सहयोग रहा, प्रेरणा के रूप में वो हमारे साथ जुड़े रहे जी जी। और बाद में तो बस पूरी दुनिया का प्यार, सबका स्नेह, और बहुत ही सुपरहिट रहा है वो गीत। और एक बात सब लोग बड़े कौतूहल से कहा करते हैं कि जब से वो गीत प्रसारित हुआ है तब से कोरोना की दूसरी लहर जो है वो ठहर गई। जी जी जी। तो हाँ, ये तो चाहे इसे संयोग कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये बात सच है, बात सच है डॉक्टर साहब। जी जी जी। और इन दिनों कोरोना पर बहुत सारे अन्य गीतकारों ने भी गीत लिखे हैं, अन्य गायकों ने भी गाए हैं जी, लेकिन निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये संतोष का विषय है कि हमारा वाला गीत ज्यादा फेमस हुआ। जी जी जी। चलिए, बहुत बधाई डॉक्टर साहब इस गीत के लिए आपको। पर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, उस गीत की मुखड़ा 2 पंक्तियां अगर आप हमारा मंच के दर्शकों के लिए। जरूर जरूर, क्यों नहीं जी। कि हर पल ही खुश रहना, आखिर क्यों है रोना, हर पल ही खुश रहना, आखिर क्यों है रोना, मिट जाएगा प्यारे एक दिन ये कोरोना, हर पल ही खुश रहना, आखिर क्यों है रोना, मिट जाएगा प्यारे एक दिन ये कोरोना। वाह वाह, मिट जाएगा एक दिन ये कोरोना। बड़ा सार्थक संदेश है डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीद की बात की गई है कि हम एक दिन जरूर मिट जाएगा, और हम इस उम्मीद के साथ भी हैं कि जल्द ही ये दिन देखें कि कोरोना ना रहे। या बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, और इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही फिर मिलें, किसी मंच पर मिलें या किसी इंटरव्यू में फिर आपसे बातचीत हो, तो लेकिन मैं आपके आगामी प्रोजेक्ट, विशेषकर उस वेब सीरीज जिसकी बड़ी चर्चा है द परफेक्ट स्क्रिप्ट, उसके बारे में और अन्य आगामी प्रोजेक्ट जो चल रहे हों उसके बारे में जानना चाहूंगा। फिल्में
मुझे निश्चित रूप से आकर्षित करती रही हैं। और एक मराठी फिल्म जो थी राजा, पहले एक मनी बैग गारंटी, जी और इन दिनों चूंकि सारी शूटिंग्स बंद थी, जी तो जो फेमस डायरेक्टर हैं पार्थो घोष साहब, जी और जो प्रोड्यूसर हमारे प्रवीण काकर साहब हैं, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव मिला कि द परफेक्ट स्क्रिप्ट करके बहुत शानदार वेब सीरीज आने वाली है। जी थोड़ा मोड़ा अपना डबिंग का काम अभी तक बाकी है, जी तो अगले महीने लोग वो प्रसारित होने जा रही है। और मेरा किरदार भी बहुत अहम है, बहुत संवेदनशील है। जी पीटर डी सिल्वा के रूप में मैं आप सभी के समक्ष आऊंगा, और मुझे जी। लगता है कि सारे किरदारों ने बहुत बेहतरीन अभिनय किया है। पार्थो साहब के डायरेक्शन का कहना ही क्या। जी जी तो एक और अच्छा प्रोजेक्ट जो है उसमें आप मुझे देखेंगे। इसके अलावा मराठी में एक बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट सब तैयार है, बस लॉकडाउन खुलने का इंतजार है, जिसमें जी। मराठी जगत के सारे बड़े अभिनेताओं के साथ मौका मिलेगा मुझे भी। और एक हिंदी में और एक शानदार बड़ी फिल्म और बड़े कलाकारों के साथ शायद जी पार्थो साहब ही डायरेक्शन करें, उसका भी, उसमें भी उन्होंने मुझे मेरा रोल सौंपा है। जी और हम सब उस पर काम कर रहे हैं, रिहर्सल चल रही है। जैसे ही लॉकडाउन होगा सारी शूटिंग कुछ भारत में है, कुछ विदेश में भी है, जी और बस अच्छा लगेगा सबकी। जी जी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आपके जी। तमाम आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। आपका भी संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, और आपने मुझे प्रथम रूप से चयनित किया, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभारी हूँ। आप स्वयं एक बहुत अच्छे हास्य कवि, संचालक हैं। आपके भी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर मिलेंगे बहुत शीघ्र। धन्यवाद। जी धन्यवाद।